नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बाद भी शुमाली कोरिया ने अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं किया है। यूएन सलामती काउंसिल की एक कमेटी ने सख्त पाबंदी के बाद शुमाली कोरिया पर 6 महीने तक मॉनिटरिंग करके अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ को खारिज करते हुए समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत और कोयले की अदला बदली तेज कर दी है। वाज़ेह है कि पुंगे री जोहरी टेस्ट साइट के मुनहदिम करने के 2 महीने बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। 12 जून को सिंगापुर में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद किम जोंग ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पर राजी हो गए थे। इसके बाद चीन और रूस ने यूएन सिक्योरिटी शुमाली कोरिया 6 महीने से कोई जौहरी या मिसाइल टेस्ट नहीं किया है, जो अमेरिकी इंतजामिया की एक बड़ी कामयाबी है। क्या शुमाली कोरिया जौहरी समझौते के अपने वायदे से मुकर रहा है? क्या वो अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को गुपचुप तरीके से आगे बढ़ा रहा है? इन सवालों के बीच अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने सिंगापुर में शुमाली कोरिया के वजीर खारजा री योंग हो से मुलाकात की। हालांकि दोनों लीडरों में कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। अमेरिकी वजारत खारजा का कहना है कि शुमाली कोरिया और अमेरिका के वफ्द के बीच मुज़ाकरात का कोई इम्कान भी नहीं है। इस मौके पर माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो ये बहुत संगीन मामला है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया पर अमेरिकी पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क नहीं कर देता। It's been an honor to participate in my first ASEAN ministerial meetings here in Singapore. We have seen reports that Russia is allowing for joint ventures with North Korean firms and granting new work permits to North Korean guest workers. If these reports prove accurate, and we have every reason to believe that they are, that would be in violation of UN Security Council Resolution 2375. I want to remind every nation that has supported these resolutions that this is a serious issue and something that we will discuss with Moscow. We expect the Russians in all countries to abide by the UN Security Council resolutions and enforce sanctions on North Korea. इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक ट्रेड खासतौर से ऑथराइजेशन 1 का दर्जा दिया है। भारत से पहले ये दर्जा एशिया में सिर्फ जापान और जनूबी कोरिया को दिया गया था और ये दर्जा मिलने के बाद भारत को अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन जैसे स्पेस और डिफेंस सेक्टर में मदद मिल सकेगी। अमेरिका का भारत को STA 1 दर्जा देना चीन को जवाब माना जा रहा है। चीन गुज़िश्ता 2 साल से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में और हिंदुस्तान के दाखिले की राह में लगातार रोड़े अटका रहा है। चीन का कहना है कि जब तक भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT पर दस्तखत नहीं कर देता तब तक उसे NSG की रुकनीत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने भारत को STA 1 दर्जा देने के लिए पहले के कानून को कुछ लचीला बनाते हुए हिंदुस्तान को STA 1 का दर्जा दे दिया है। और दुनिया की 2 बड़ी मईशत अमेरिका और चीन के बीच चल रही तिजारती जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। चीन ने कहा कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप $200 अरब की चीनी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने पर अमल करते हैं तो वो भी $60 अरब के अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा। चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि अमेरिका के $200 अरब के चाइनीज गुड्स पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया गया है, जिसके जवाब में एक कदम उठाया जा रहा है। चीन ने कहा कि वो $60 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 5 से 25% की रेंज में टैरिफ लगाएगा। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि चीन ने अपनी आवाम के हक में ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि इस ट्रेड वॉर की शुरुआत अप्रैल में हुई थी जब ट्रंप हुकूमत ने चीन से अमेरिका में होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके जवाब में चीन ने भी 128 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर तकरीबन $3 अरब इजाफी टैक्स लगाया था। 这个中国做的是必要的 मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन ने जो कदम उठाया है वो जरूरी था। चीन ने अवाम के हक में और WTO के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कदम किए गए हैं। ग्लोबल फ्री ट्रेड के लिए ये जरूरी है। अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रुनसन के मामले में तुर्की और अमेरिका के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। तुर्की ने पलटवार करते हुए अमेरिका को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने हुक्म दिया है कि अमेरिकी वजीर दाखिला और वजीर इंसाफ के असासे मुंजमद कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि तुर्की पर दबाव की सियासत काम नहीं करेगी। आपको बता दें कि अमेरिका ने तुर्की काबीना में शामिल 2 वज़रा पर पाबंदी आयद कर दी है। वाशिंगटन के मुताबिक तुर्क वज़ीर इंसाफ और वज़ीर दाखिला अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रुनसन की गिरफ्तारी में मुलव्विस थे। पादरी एंड्रू ब्रोंसन से मुताल्लिक अमेरिका ने जो कदम उठाया है उसका मकसद तुर्की की बेइज्जती करना है। हमने कल तक इंतजार किया। आज मैं हुक्म देता हूं कि अमेरिकी वजीर इंसाफ
और वजीर दाखिला के एहसासे को मुंजमद कर दिया जाए। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने उम्मीद जाहिर की है कि तुर्की में कैद अमेरिकी पादरी एंड्रू ब्रुनसन की रिहाई के लिए जारी कोशिशों में जल्द ही पेशरफ्त होगी। सिंगापुर में अपनी तुर्की हम मनसब से मुलाकात के बाद अमेरिकी वजीर खारजा ने मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अंकारा हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर ब्रुनसन को रिहा कर दें। आपको बता दें कि पादरी एंड्रू ब्रुनसन पर 2016 में तुर्की में हुकूमत की तख्तापलट का इल्जाम है। That it is well past time that Pastor Brunson be freed and be permitted to return to the United States, and the others being held by Turkey also similarly must be freed as well. I'm hopeful that in the coming days we will see that occur, and I don't want to predict in the future what we might or might do to further enhance the likelihood that that occur. We had a good conversation. I'm very hopeful that we will make progress along that in the days and weeks ahead. और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अखलाक उस्मानी साहब, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, जो कि खास तौर से आलमी उमूर के माहिर हैं और खासतौर से उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अमेरिकी पादरी ब्रुनसन को हिरासत में रखने को लेकर जो अमेरिका और तुर्की के बीच कशीदगी बढ़ी है, सिर्फ पादरी इसकी वजह है या फिर मामला इससे भी आगे है? आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। मामला तो बहुत जगह उलझा हुआ है और आपका कहना सही है कि अब अमेरिका जो है वो करीब 21 महीने बाद एक ऐसे मामले में तुर्की से उलझा है। 2016 में जो पादरी हैं एंड्रू ब्रुनसन, जिनको जेल में डाला गया था कि उन्होंने फतेहुल्लाह गुलेन का साथ दिया था, जो तुर्की में सो कॉल्ड कू हुआ था। सो कॉल्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये बड़ा मशकूक है कि ये हुआ भी था या नहीं, जिसमें 250 लोग मारे गए थे। और ब्रुनसन के ऊपर ये इल्जाम है एर्दोगन की हुकूमत का, तुर्की का, कि उन्होंने साथ दिया था सो कॉल्ड टेररिस्ट का। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत मौजू है। मैं इसके रोशनी में ये कहना चाहूंगा कि जब 16 में इलेक्शन जीते थे ट्रंप, उसके बाद तुर्की के सदर एर्दोगान ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी, उसके बाद वो अमेरिका गए। लेकिन तुर्की और अमेरिका उस वक्त उलझने लगे जब ट्रंप ने ये जाहिर किया कि वो तुर्की की प्रो हमास मुस्लिम ब्रदरहुड पॉलिटिक्स के खिलाफ है, 1, एंड 2, जो कुर्द हैं जिनको तुर्की की कोई भी हुकूमत आए उनको तुर्की की मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में नहीं आने देना चाहता, उन्हें टेररिस्ट मानता है। और जब तुर्की ने फरवरी 2018 में ये इल्जाम लगाए कि अमेरिका साथ दे रहा है कुर्दों का, सीरिया में जो प्रॉब्लम है अमेरिका उससे इसलिए बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सीरिया के कुर्दों के रास्ते तुर्की में कुर्दों को भड़का रहा है, तब से ये कशीदगी बढ़ी और इसका आखिरकार अंजाम ये हुआ कि अमेरिका ने एंड्रू ब्रुनसन की रिहाई का मामला काफी तेज कर दिया और इसके लिए उन्होंने एर्दोगान के 2 मिनिस्टर्स के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए। बिल्कुल, अमेरिका तुर्की दोनों नेटो के रुकन हैं, माजी में दोनों मुल्कों के बीच अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। क्या शाम में YPG और फतेहुल्लाह गुलेन को लेकर जो मसला पेचीदा है वो भी इसकी वजह है क्या? देखिए, तुर्की और अमेरिका दोनों की हुकूमत में इस वक्त जो इख्तिदार में हैं, चाहे वो एर्दोगन हो या ट्रंप हो, ये दोनों प्लास्टिक के शेर हैं। ये शेर बनते हैं नहीं, इन दोनों के पास न नाखून है न दांत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर में जब दोनों वजीर खारजा यानी तुर्की और अमेरिका के वजीर खारजा के बीच मुलाकात हुई और वे एंड्रू ब्रुनसन को रिहा करने पर जब राजी हो ही गए तो नेटो के टूटने का तो कोई मसला ही नहीं और ना ही अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो तुर्की को नेटो से निकाल सकता है। अब चूंकि ब्रुनसन को लेकर जरूर कुछ ऐसा हिडन कुछ एग्रीमेंट हुआ है जिसमें शायद जो बहुत बड़ी डिमांड है तुर्की की कि फतेहुल्लाह गुलेन जो अमेरिका में पनाह गुज़ीन हैं, जिनको ओबामा ने पनाह दी थी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए काफी बदनाम हो चुके हैं कि जो फैसला ओबामा ने किया उसका वो उल्टा करते हैं, तो शायद कहीं तुर्की को इस बात की उम्मीद है कि फतेहुल्लाह गुलेन को ट्रांजिशन उनको वहां से प्रत्यर्पण करके भेज दिया जाएगा तुर्की और उनके ऊपर वो तुर्की में हुई कू यानी जो बगावत हुई उसका मुकदमा चलाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों का हमें इंतजार करना चाहिए। अगर ब्रुनसन इधर से रिहा होते हैं तो फतेहुल्लाह गुलेन को लेकर अमेरिका का कुछ बड़ा इक़दाम हमें देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका अखलाक उस्मानी साहब अपनी अहम राय रखने के लिए। नाज़रीन, यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे। वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ अभी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज।
रूस के साइबेरिया इलाके में एक रूसी हेलीकॉप्टर Mi-8 हादसे का शिकार हो गया। इसमें पायलट दल समेत 3 मेंबर समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। रूस के ट्रांसपोर्ट महकमे ने कहा है कि रूस की सरकारी यूटियर एयरलाइंस के जरिए चलाई जा रही Mi-8 हेलीकॉप्टर 3 पायलट और 15 मुसाफिरों को ले जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होते ही उत्तरी साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क के वेंकोर ऑयल और गैस के खेत में जाकर गिरा। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में तेल सनत से जुड़े लोग सफर कर रहे थे। रूस की सिविल एविएशन महकमे ने कहा है कि इस मामले में सिक्योरिटी कानून को तोड़ा गया है और इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इजरायली हुकूमत के खिलाफ फिलिस्तीनी अवाम का एहतजाज जारी है। जुमे के रोज गाजा पट्टी में हुए एहतजाजी मार्च के दौरान इजरायली फौज की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि मशरिकी गाजा की सरहद पर एहतजाज करने वाले फिलिस्तीनियों पर इजरायली फौज ने गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके नतीजे में 25 साला अहमद यहिया शहीद हो गए, जबकि 15 साला मौज अल सूरी नाम के बच्चे ने जख्मों की ताब न लाते हुए आज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हुक्काम के मुताबिक इजरायली गोलीबारी में 120 शहरी जख्मी हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि गाजा में 30 मार्च से शुरू हुए हम वापसी एहतजाजी मार्च में अब तक 154 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उधर इस्राएली बहरी अफवाज ने गाजा पट्टी जाने की कोशिश करने वाली एक इमदादी कश्ती को रोक दिया है। इस्राएली फौज के मुताबिक स्वीडिश इमदादी कश्ती गाजा पट्टी की नाकेबंदी की खिलाफ वर्जी कर रही थी। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी इमदादी कश्ती थी जो गाजा पट्टी जाना चाहती थी। इस्राएल ने 1 दहाई से भी ज्यादा अरसे से इस फलस्तीनी इलाके की मुकम्मल नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से यहां पर रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। आलमी बिरादरी की अपील के बावजूद इस्राएल ने गाजा का मुहासरा कर रखा है। इस्राएल का कहना है कि हथियारों की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गाजा पट्टी का मुहासरा किया गया है। इधर इराक में महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी की किल्लत की वजह से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और धरना लगातार जारी है। बगदाद, बसरा, नजफ और करबला में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और बेहतर सर्विस की मांग की। बगदाद के तहरीक चौक पर सैकड़ों लोगों ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। वहीं इराक के वजीर आजम ने बिजली बहरान और खराब सर्विस की वजह से बिजली महकमे के वजीर को मुअत्तल कर दिया है। कई अरब डॉलर खर्च किए जाने के बावजूद इराक के कई शहरों और कस्बों में अब भी बिजली गुल होने की परेशानी बनी हुई है। आपको बता दें कि 8 जुलाई से अवामी एहतजाज जारी है, जिसमें अब तक 14 लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बेहतर सड़क और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर तलबा ने आज जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां नहीं चली। सरकारी और निजी बस सर्विस नहीं चलने की वजह से 70 लाख की आबादी वाले ढाका शहर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। इससे कबल 5 दिन तक तलबा ने बेहतर और महफूज सड़कों की मांग को लेकर एहतजाज किया था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कॉलेज के 2 तलबा को बसों ने कुचल दिया था, जिसके बाद तलबा सड़कों पर उतरकर लगातार एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे तलबा का कहना है कि जब तक हुकूमत शहर में बेहतर सड़क और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया नहीं कराती, एहतजाज जारी रहेगा। इधर डेनमार्क हुकूमत की पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनने पर एक 28 साला नौजवान लड़की पर जुर्माना आयद किया। डेनमार्क हुकूमत ने डेनमार्क पुलिस के मुताबिक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लड़की नकाब पहनकर दाखिल हो रही थी। इस दौरान लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने मज़कूरा लड़की की नकाब पहने हुए तस्वीर ले ली और उस पर 1000 क्रोन यानी कि $156 का जुर्माना आयद कर दिया। पुलिस ने लड़की से मुतालबा किया है कि या तो वो नकाब उतार दें या फिर जुर्माना अदा करें। आपको बता दें कि 1 अगस्त से डेनमार्क में नकाब पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके मुताबिक पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनने पर भारी जुर्माने का फैसला लिया गया है। They say that we are oppressed, yet we are not, and they have not any proof that we are oppressed or that any women in Denmark are forced to wear it. They say we are a threat to the nation's security, yet niqab has never been any means to committing any crime at all. यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं। लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान हलफ बर्दारी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें बदउनवानी के एक मामले में समन भेजा है। सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल मामले में उन्हें 7 अगस्त को पेश होने को कहा गया है। इल्जाम है कि हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल के चलते खैबर पख्तूनख्वा सरकार को करीब 22 लाख का नुकसान हुआ। इमरान की पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से सरकार चला रही है। नैब अधिकारी के मुताबिक
इमरान ने 72 घंटे से ज्यादा वक्त तक सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया। इसके चलते सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। वहीं इमरान ने सरकारी हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है। जराये के मुताबिक नैब नोटिस की वजह से इमरान खान की 11 अगस्त को होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब भी टल गई है। और इस वक्त हमारे साथ अनस मलिक साहब जुड़ गए हैं और वियॉन हमारे मुआविन चैनल के रिपोर्टर हैं। अनस मलिक साहब, उनसे बात करेंगे। ये बताइए अनस साहब कि इमरान खान को एहतसाबी कमीशन ने जो नोटिस दिया है, क्या उससे उनकी हलफ बर्दारी तकरीब, शपथ ग्रहण समारोह में कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल इमरान, अभी तक तो जो नैब जाने से नोटिस दिया गया है इमरान खान को, उस हवाले से, क्योंकि अब तक इलेक्शन कमीशन ने कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, इसकी वजह से फिलहाल जो इमरान खान की जो मुमकिन हलफ बर्दारी की तकरीब है वो उससे फिलहाल फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता अगर नैब इलेक्शन कमीशन को लिख के बता देता है और वो इंस्ट्रक्ट कर देता है कि जी आप नोटिफिकेशन जारी ना करें कामयाबी का, तो उसकी वजह से इमरान खान बिल्कुल हॉट वाटर्स के अंदर पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ इमरान खान के मुतालिक कि इमरान खान को वजारत उज़्मा के हल्फ लेने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी, जिसको दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो पीर को सुनेंगे। उसमें दरख्वास्त गुजार ने मौके ख्याल किया कि इमरान खान आर्टिकल 62 जो है पाकिस्तान का, उसके तहत सादिक और अमीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया टेरियन वाइट को। उन्होंने मजीद इस्तेदा ये की है कि अदालत वफाकी हुकूमत को हुक्म करे, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, कि वो अमरीकी अदालत से कांटेक्ट करके उनसे तमाम तर दस्तावेजात लेके इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जाए। साथ साथ दरख्वास्त गुजार ने यह इस्तदा भी की है कि रेहाम खान को उन्होंने फरीक बनाया कि उन्होंने अपनी जो किताब में जो रेवलेशन किए इमरान खान के हवाले से, वो बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात हैं। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो रेहाम खान जो उनकी एक्स वाइफ थी, उसके तनाजुर में भी ये बड़े सीरियस इल्जामात हैं, जिसकी वजह से इमरान खान को हल्फ लेने से रोका जाए। जी, तो खबर ऐसी भी है कि हल्फ बर्दारी तकरीब टल गई है, ये इसकी वजूहात ये तमाम है? हल्फ बर्दारी की तकरीब फिलहाल कहना कुछ इस पॉइंट पे कहना कि टल गई है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसकी वजह से इतनी ही है कि जब तक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन विनिंग कैंडिडेट का नहीं जारी होता, उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पे हम कुछ कह सकते हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब, क्योंकि अभी तक तो हल्फ बर्दारी की तकरीब की डेट ही नहीं डिसाइड हुई है बाज़ाब्ता तौर पे, जिसकी वजह से कहना है कबल अज़ वक्त कि टल गई है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त ही बता सकता है कि ये टली है कि या नहीं टली है। जी इमरान, शुक्रिया अनस इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो हमारे मुआविन चैनल वियॉन से हमारे साथ थे अनस मलिक। और जिम्बाब्वे के मुतनाज़ा इलेक्शन के नताइज के बाद शुरू हुए बहरान पर सदर एमरसन मनंगवा ने सफाई दी है। मनंगवा ने इंतखाबात में किसी भी तरह की धांधली से इनकार किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद हो जाए। गुज़िश्ता दिनों हुए इस इलेक्शन में जानू BF पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली है। एमरसन मनंगवा दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा नेल्सन चमीसा ने कहा कि वो इन नताइज को मुल्क की अदालत में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन के हामियों ने एहतजाज का सिलसिला भी शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 3 अफराद मारे भी जा चुके हैं। We are going to be challenging a number of electoral results. We've summoned our members of parliament. They've already given us a report of where certain illegality, malpractices were done. And we are going to be pursuing this matter to make sure that we get to the logical conclusion. और लैटिन अमेरिकी मुल्क निकारागुआ में हुकूमत के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी है। लोग हुकूमत की सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ लगातार मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहरीन ने ओर्टेगा के इस्तीफे का मुतालबा किया है, जो गुज़िश्ता 11 साल से इक़्तिदार में है, लेकिन सदर डेनियल ओर्टेगा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अप्रैल में शुरू हुए मुजाहरे के बाद से अब तक 230 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं सदर डेनियल ओर्टेगा की हुकूमत ने आईनी हुक्म को रोकने के लिए मुजाहरीन पर तशद्दुद का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। वहीं हुकूक इंसानी के इदारों ने हुकूमत पर तशद्दुद के सहारे मुजाहरे को कुचलने का इल्जाम लगाया है। वहीं अमेरिका ने निकारागुआ हुकूमत से कहा है कि वो अवाम के मुतालबे पर ध्यान दे और मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए।
और मेक्सिको में हाल ही में चुने गए सदर एंड्रेज मैनुएल लोपेज के दौरे से पहले अमेरिकी सरहद के नजदीक सिउदाद गुआरेज शहर में 11 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। मकामी पुलिस के मुताबिक सिउदाद गुआरेज में एक घर से 11 लाशें बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात के पीछे गैंगवार भी हो सकता है। पुलिस ने महलूकीन की पहचान कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। वाज़ेह है कि इलाके में अमन कायम करने के लिए ही सदर एंड्रेज मैनुएल लोपेज वहां का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि मेक्सिको अमेरिका सरहद पर ड्रग्स और गैर कानूनी तारीके वतन का बड़ा कारोबार चलाता है, जिसकी वजह से अक्सर गैंगवार होते रहते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गुज़िश्ता माह भड़कने वाली जंगलाती आग में मजीद शिद्दत पैदा हो गई, जिसकी वजह से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका की 16 रियासतों के फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन गर्म और खुश्क मौसम की वजह से दिक्कत पेश आ रही है। इस आतिशदगी की वजह से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना उन्हें पड़ा है। आग अब तक 18,000 हेक्टेयर के रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। हुक्काम के मुताबिक ये आफत 500 से ज्यादा घरों को जला चुकी है, जबकि दीगर हजारों की तबाही का खतरा बरकरार है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती, अगर बच्चों की जान पर बनाए तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। ऐसा एक मामला चीन के हेनान सूबे के शुचांग शहर में पेश आया, जहां पर एक माँ ने आग से अपने बच्चों को बचाने के लिए 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। नीचे खड़े लोगों ने इन बच्चों को लपक लिया। आप वीडियो में देख सकते हैं, खातून ने अपने फ्लैट की बालकनी से पहले 2 चादरें फेंकी और फिर एक एक करके अपने दोनों बच्चों को नीचे फेंक दिया। लेकिन दुख की बात यह रही कि बच्चों को बचाने वाली माँ खुद को नहीं बचा पाई और हादसे में उनकी मौत हो गई। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।